धन्यवाद समीर, हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। हमारे धन की बात पे एक बार फिर समीर जी आ गए हैं। देखिए, बहुत ही चुनिंदा कलर चुन के आए हैं। वो हमारे जो हीलियोस के कलर है वही पहन के बैठे हैं। समीर जी हिंदुस्तान के सबसे दिग्गज इन्वेस्टर हैं। वो 27 साल से पोर्टफोलियो मैनेज करते आए हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फंड मैनेजर वही है शायद यहाँ पे हिंदुस्तान में। पर उनके ये 27 साल में कोई बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज भी हैं हर एक चीज को लेके। एक चीज जो है उनका स्ट्रॉन्ग व्यू है वो कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइवर्सिफाइड है। तो समीर जी आप ही बताइए कि कौन सा बेटर होता है, कंसंट्रेटेड या डाइवर्सिफाइड? पहली बात है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें फंड मैनेजर और हमारा जॉब है मार्केट को बीट करना और बाकी लोगों को भी बीट करना। तो जी। अगर हमें लगता है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से आसान है बीट करना, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे ही मेहनत करें। लेकिन ओवर द इयर्स हमें समझ आ गई है, पढ़ पढ़ के और अपने आप एक्सपीरियंस करके, और मैं आपको बहुत एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि डाइवर्सिफाइड का ये नहीं मतलब है कि आपने 100 शेयर खरीद लिए, बट कॉन्सेंट्रेट का मतलब 5-7 स्टॉक्स के ऊपर आप पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, क्योंकि इस मिक्स में लक और आपकी कितनी एबिलिटी है उन स्टॉक्स को ढूंढने की वो भी होनी चाहिए। मेरा हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने हीलियोस में अडॉप्ट किया और पहले अलायंस कैपिटल में यूज करते थे, कि 30-35 स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए, उनके वेट्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और उसके ऊपर मैं आपको पूरी अपनी तरफ से जो मैंने सीखा है वो मैं बड़े डिटेल में समझा सकता हूँ। तो एक सेकंड में आपको ये बताता हूँ। एक सेकंड जी, एक हाँ सेकंड। जी। हाँ। हमारा कहने का ये मतलब है कि हम जो अब केस डिस्कस करेंगे वो है कि थॉटफुल डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब अच्छा। ये नहीं है कि हमने जी कोई 50 स्टॉक ले लिए तो अब ये कैसे हो गया, आपको तो 10 स्टॉक समझ आएंगे। हर पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, लेकिन लेट अस सी। डिस्कशन में आप भी क्वेश्चन पूछते रहिएगा बीच बीच में। हाँ जी। हाँ जी। और पहली बात है कि बिग पिक्चर में कंसंट्रेशन में क्या है कि लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि कुछ जो बड़े बड़े महारथी हैं वर्ल्ड के, उन्होंने कंसंट्रेशन की के ऊपर काफी कमेंट्स किए। जैसे वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब जो आदमी को कुछ समझ है, जिस आदमी को आता है कि क्या करना है, उसको तो डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि कोई भी फंड मैनेजर बेचारा डाइवर्सिफाई बोले कैसे? तो इन्वेस्टर बोलेगा वॉरेन बफेट ने कहा तो डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसका मतलब तो इग्नोरेंट है। तो इस पे जरा बात करते हैं। दूसरी बात है कि वॉरेन बफेट जी ने ही कहा कि आपको ऐसे डिसीजन मेकिंग करनी है, ऐसे सोच सोच के स्टॉक्स लेने हैं जैसे आपके पास लाइफ में खाली 20 मौके मिलेंगे। जैसे आपके पास एक टिकट है जिसमें 20 बार ही पंच कर सकते हैं, मतलब आप सोच सोच के करिए। वो मैं जो आपको दिखाऊंगा उन्होंने आपको समझाने के लिए किया है, वो अपने आप ऐसे नहीं करते। लेकिन उन्होंने सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए कहा है सोच सोच के लेना। वो तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई ये तो नहीं कह रहा कि बिना सोचे आप शेयर लीजिए। और तीसरे हमारे इंडिया में बड़े फंड मैनेजर हैं, वर्ल्ड में भी लोगों ने बोला होगा कि जी आप बेट सेल्डम बट बेट बिग एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। ये सब बातें मैं आपको अपनी तरफ से कोशिश करूंगा प्रूव करने की कि इतना आसान काम नहीं है, उससे भी तरीके आसान है पैसे बनाने के। पहले अगर आप करें डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, जो मिस्टर बफेट ने कहा है, उसमें पहली बात यह है कि आपको पता ही तब लगेगा जब आप गलत हो जाओगे कि ओहो ये तो मैं इग्नोरेंट था। कहने का मतलब है जब आपने कोई शेयर खरीदा आप पूरे कॉन्फिडेंस से खरीदते हो, चाहे आप जितनी भी रिसर्च करते हो उस वक्त आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो। तो ये कहना कि वो कॉन्फिडेंस ज्यादा है अपने शेयर के बारे में, मैं कम कॉन्फिडेंट हूं अपने, ऐसे नहीं होता। वो बाद में जब शेयर नहीं चलता तब पता लगता है ओहो ये तो बहुत बड़ी हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन, कहना कि जी कॉन्सेंट्रेशन इंटेलिजेंट लोगों के लिए या क्लूड इन लोगों के लिए है, वो बाद में पता लगेगा कि वो क्लूड इन है कि नहीं। और व्हाट अबाउट अगर आप सोचते हो कि आप वो सब समझ है और लेकिन आपकी समझ ना हो, फिर क्या होगा? वो भी तो रिस्क है ना काफी लोगों के लिए। बराबर। और दूसरी बात है, और तीसरी बात आप सोचिए कि सपोज पूरी मार्केट में खाली 100 लोग हैं जिनको पूरी समझ है मार्केट की। हम तो सारे बेवकूफ हैं, बट 100 बंदे हैं जो बड़े हु नो व्हाट दे आर डूइंग। अब इन 100 लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया, तो सबने 5, 6, 10 स्टॉक लिए ईच। तो अब इन लोगों ने भी तो मिलके 500 स्टॉक ले लिए ना। उसमें चलो कुछ कोई शेयर कोई हम्म। कहेंगे कि नहीं जी सबने सेम शेयर लिया 2-3, फिर भी हम्म। 200-300 शेयर इन लोगों ने लिए। लगे होते हैं। तो हाँ। अगर ये 200-300 शेयर नहीं चले या उसमें से 100 नहीं चले, तो ये सारे तो नहीं चल सकते।
तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। अब होगा क्या कि इन 100 लोगों में से 5 लोगों ने वो स्टॉक लिए होंगे जो चल गए, लेकिन बाय डेफिनेशन सारों के तो नहीं चल सकते, अदरवाइज बात फिर तो पूरी मार्केट ही चल रही है, दैट मींस। तो अगर 5 चले तो बाय डेफिनेशन 5 हैं जो नहीं चले। अब जिनके नहीं चलेंगे वो तो आपको दिखेंगे ही नहीं अगले दिन, वो तो रिटायर होकर अपनी नौकरी करने लग जाएंगे फिर से। और जिनके 5 चल गए वो आगे आपने लेक्चर देंगे हमारे को कि कैसे मैंने कौन से शेयर खरीदे और मैंने क्या किया। सो कहने का है बाय डेफिनेशन ये स्ट्रैटेजी की सक्सेस नहीं होगी, ये होगी कि आप अगर ठीक 5 शेयर आपने खरीदे, ऑब्वियसली फिर तो आप सबसे बेस्ट ही हो। लेकिन प्रॉब्लम है आपका क्लेम क्या है कि आप वो हो जिनको 5 करेक्ट शेयर मिलेंगे और बाकी सबको वो भी बेचारे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे लेकिन रॉन्ग शेयर्स में कॉन्सेंट्रेट होंगे। और प्रैक्टिकल बात यह कि अगर आप फंड के इन्वेस्टर हैं, किसी पीएमएस के इन्वेस्टर है या वैसे ही अपने आप इन्वेस्टर है और आपके पास कोई आके बोले कि जी मेरे 5 शेयर खरीदिए या 5 शेयर का पोर्टफोलियो खरीदे, बड़ा रेयर होता है कि हर वो आदमी सारे पैसे एक फंड में डाल दे। तो अगर आपने 3 ऐसे फंड खरीद लिए और एक अपना ईटीएफ खरीदा हुआ या 2 म्यूचुअल फंड खरीदे और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटजी खरीद ली, तो आपका तो फिर 50-100 शेयर हो गए। तो वो फंड मैनेजर जब कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वो आपके पैसों से बेटिंग कर रहा है। उसने आपसे शेयर लेके बोला मैं 5 शेयर लूंगा, चल गए तो वो हीरो, नहीं चलेगा तो जी मैं तो बोला था मैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रन करता हूँ, नहीं चला तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, काइंड ऑफ थिंग। सो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का बिग पिक्चर में भी आसान काम नहीं है टू से कि जस्ट बिकॉज आपने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है आप यू डू बेटर देन अदर स्ट्रेटजीज। अब बात है मिस्टर बफेट ने कहा कि जी आपको 20 चांस मिलेंगे या मिलेंगे नहीं, आप ऐसे सोचें कि खाली 20 मौके मिलेंगे, तो इसलिए सोच सोच के आप शेयर खरीदें। लेकिन आप उनकी अपनी हिस्ट्री भी तो देखें क्योंकि वो तो पब्लिक फिगर है, तो उनका सारा डेटा पब्लिक होता है, वो लिस्टेड कंपनी में शेयर खरीदते हैं बर्कशायर हैथवे में। तो ये एक पेपर है रिटन बाय एकेडमिक्स, मतलब प्रोफेसर ने लिखा है, या आप टाइप करके ओवर कॉन्फिडेंस अंडर रिएक्शन बफेट्स इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्होंने मतलब काफी साल हो गए ना इस लेटर इस पेपर को, बट उन्होंने 1980 टू 2006 26 साल का डेटा वॉरेन बफेट का क्वार्टरली जो पब्लिक होता है उसको स्टडी किया। तो पहली बात तो उन्होंने 2140 शेयर इनको मिले ओवर दिस पीरियड, 20 नहीं। और उसमें आप देखिए तो इनका अपना होल्डिंग पीरियड 1 ईयर था एवरेज, उसमें 20% शेयर तो 6 महीने में बेच देते हैं, सॉरी 2 इयर्स के लिए 20% और 30% 6 महीने बेच देते हैं। तो जो चल जाता है इफेक्टिवली वो रख लेते हैं। अगर आप देखें यही स्टोरी थी राकेश झुनझुनवाला जी की, उन्होंने कम से कम 100-150 शेयर के नाम तो ओवर द इयर्स खरीदे ही होंगे। फिर उनका टाइटन चल गया तो उन्होंने टाइटन रख लिया, अगर कोई क्रिसिल चल गया तो क्रिसिल रख लिया। सारों की यही स्टोरी होती है, आप 50-100 शेयर खरीदते हो, फिर आपके 5-10 स्टॉक चल जाते हैं, वो आप रखते हो और नए ढूंढते हो। अभी प्रशांत जैन अभी जो उन्होंने HDFC म्यूचुअल फंड को छोड़ा तो उन्होंने लेटर लिखी जो भी पब्लिक है प्लीज उसको पढ़े। तो उस लेटर में उन्होंने बोला कि 2000 आई थिंक 4 से या 5 से उनका डेटा टिल 22 की 400 एंड आई फॉरगेट बट लाइक 460 शेयर उन्होंने खरीदे ओवर 20 साल। अगर आप सोचें कि पहले साल में उन्होंने 50-60 शेयर का पोर्टफोलियो था तो 60 खरीदे नया पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और उसके बाद 20 साल में 400 शेयर और खरीदे, तो 20 शेयर मतलब अप्रोक्सीमेटली हर साल नए खरीदे 60 के बेस पर। अब एंड में को 460 शेयर थोड़ा लेकर पोर्टफोलियो बना था, वो बीच में बिकते गए, कोई नए आते गए, जो पड़ा रहा वो चलता रहा, वो 10 साल रहा, कोई 5 साल रहा, लेकिन हर साल आपको 20-25 नए शेयर लिए एंड देन बिगेस्ट फंड बन गए, मैनेजर बन गए इंडिया के। सो दैट इज द स्टोरी फॉर एवरीबडी। ये स्टोरी सुनाई जाती है, पता नहीं क्यों लोग इतना रिस्क कराते हैं नए इन्वेस्टर को, जिसको ना तो कभी मैनेजमेंट मिलने आएगी, ना उनको कोई डायरेक्ट पता लगेगा, वो ऑफिस जा रहे हैं, वो कहाँ से कॉन्सेंट्रेट करे, क्या लॉजिक है ये पता नहीं। समीर जी एक और स्टोरी जो सुनाई जाती है वो ये होती है कि आप तो अच्छे स्टॉक्स लीजिए जिनकी हिस्ट्री अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो पास्ट में, और वो पकड़े रखिए और वो खेलते रहिए, वो चलते रहिए, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाइए। तो उसके लिए मैंने अपने बनाया कि क्या क्या रीजन से आप कंसंट्रेट करोगे, कैसे, किस कॉन्फिडेंस से आप करोगे। तो आप कह सकते हो हम तो जी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। पहली बात तो यह बेचारा इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट
कहाँ कोई इंटरव्यू देख के CNBC में 15 मिनट की, या उनका YouTube में कोई एक इंटरव्यू जो उन्होंने 100 बार एडिट किया है। हम तो फिर भी अनएडिटेड चीजें डाल देते हैं। वो बेचारा जो कॉर्पोरेट, बेचारा नहीं, जो कॉर्पोरेट है, वो तो पहले 6 घंटे तक उसको रिफाइन करके आपको एक वो दिखाएंगे वीडियो, तो आप उसके बेसिस पे करो। या आप कहोगे कि हम हिस्ट्री देखते हैं, फ्यूचर छोड़ो, ये हम तो लास्ट 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ये भी हो सकता है। या आप कहोगे मैं बिजनेस को पहले समझूंगा, क्योंकि बिजनेस जो है अगर 20% ग्रो हो रहा है तो वो मैनेजमेंट, मतलब उस मैनेजमेंट के साथ ही हो रहा है सपोज। या आप कहोगे मैं नंबर्स ज्यादा देखूंगा, इस टाइप की चीजें होती हैं, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। तो यदि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में ये किताब है बड़ी फेमस, कॉल्ड बिल्ड टू लास्ट। ये यूएस बेस्ट सेलर थी, और इसमें इन्होंने क्या किया, ये आई थिंक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर और मैकिन्जी के पार्टनर वगैरह थे। तो जनरली क्या होता है, जो फंड मैनेजर है उसको बहुत ओवर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती मैनेजमेंट की, बिकॉज कई चीजें इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कंपनी की चीजें होती हैं जो एज अ पब्लिक मार्केट फंड मैनेजर आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन कंपनियों के साथ मिलके बुक लिख रहे हो, या आप एज एन एकेडमिक लिख रहे हो, या आप कंसल्टेंट हो, तो आपको और इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। प्लस आप एक बुक लिखने के लिए 3-4 साल लगा देते हैं, जो फंड मैनेजर तो इतना टाइम होता नहीं। तो इन्होंने ये किताब लिखी, इन दोनों ने, जेम्स कॉलिंस एंड जेरी पोरास ने। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि 1926 से 1990 तक कौन सी कंपनियां ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और फिर उसके अंदर उन्होंने स्टडी किया कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या थे, ताकि कुछ समझ आए कि आगे से हम ऐसी कंपनियां देखेंगे जिन्होंने ये चीजें करी। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई जैसे मोर देन प्रॉफिट्स होना चाहिए, मतलब कोई बिग पर्पस गोल होना चाहिए, या बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स, मतलब कोई बड़ी बात करना चाहते हैं हम, ये नहीं कि हम 2% हम इंडिया को बदलना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कुछ उन्होंने कहा। फिर आप है जी होम ग्रोन मैनेजमेंट। ये सब लोग बोलते हैं कि आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है, आपने नए बंदे बाहर से नहीं लिए, आपने डेवलप किया टैलेंट वगैरह वगैरह जो भी खाने। एंड गुड इनफ नेवर इज, ऐसे कि भाई खाली गुड इनफ नहीं चाहिए, बेस्ट चाहिए। अब सारे कितने बढ़िया हैबिट्स लगती हैं। अब इन हैबिट्स को देखकर उन्होंने, जो 1990 के करीब में बुक आई होगी, तो उन्होंने कहा कि अब कौन सी कंपनियां उस समय उनको लगती हैं कि उनकी ये सब हैबिट्स हैं, या सबसे ज्यादा जो मिली विद द सेम फैक्टर्स। उन्होंने बुक में ये कंपनीज आइडेंटिफाई की। अब हम क्योंकि पीछे देख रहे हैं कि 15 साल बाद क्या हुआ, आप देखिए इन कंपनियों का हुआ क्या बेचारों का। बोइंग के बुरे हाल, सिटी बैंक 2008 में नियरली बैंकरप्ट हो गया, फोर्ड 2008 में गया, जीई नियरली बंद, एचपी नियरली बंद, आईबीएम नियरली बंद, मोटरोला बंद बूंद होकर खत्म हो गया। वॉल्ट डिज्नी तो 50% गिरा है। अगर आप ओवर हिस्ट्री देखें, नई कंपनियां जो है इनमें एक नहीं आई। तो ये कहना कि हम बड़ी रिसर्च कर लेंगे और हम कहेंगे कि इसकी गुड मैनेजमेंट है, बैड मैनेजमेंट है, किसी को नहीं पता लगता। जब ऑथर से पूछा गया कि अरे ये क्या हुआ कि these companies are did not turn out to be great, कहते हैं the book never promised that these companies would be great, कि नहीं एक टाइम पे ग्रेट थी। फिर एक किताब आई गुड टू ग्रेट, वो बुक थी बिल्ड टू लास्ट। गुड टू ग्रेट में सिमिलर स्टडी की गई, ये सब कंसल्टेंट प्रोफेसर वगैरह इस टाइप के लोग ये लिखते हैं। इन्होंने लिखा जी कि हमने 6000 आर्टिकल पढ़े हैं, 2000 पेज इंटरव्यूज लिए हैं लोगों की, ये किया है वो किया, हमने ये गोल निकाले, सॉरी ये फैक्टर्स निकाले कि भाई मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए। उसमें टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी से जो भी ग्रो कर रहे हैं, ब्रूटल फैक्ट्स को आप कन्फ्रंट कर रहे हो, आप छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप स्वीपिंग अंडर द टारगेट नहीं कर रहे। कुछ जो भी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप की, हमने लीडरशिप स्टडी की। जैसे आजकल लोग कहते हैं हमने स्टडी किया कि उसका ये प्लान कैसा है, उनका सेकंड लेवल मैनेजमेंट कैसी है, वो सब बेचारी कंपनियों की होती है। जो चल जाता है उसको आप ग्लैमराइज कर देते हो या हाई प्रोफाइल बन जाता है। अब इनकी क्या कंपनियां निकली, ये उस बुक की कंपनियां, हमने तो नहीं बनाई है। कि उन्होंने उस वक्त बोला फैनी में ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई है, किम्बर्ली क्लार्क मोस्टली गई, पिटनी बोस गई, वॉल्स ग्रीन गई, वेल्स फार्गो का शेयर प्राइस मैं आपको दिखाऊंगा कि 25 साल से 4% पर एनम भी नहीं है। सो ये कंपनियां भी कोई नहीं मानता कि आजकल की बड़ी कंपनियां हैं जो आपने बड़ी स्टडी करके आप निकाल सकते थे। सो ये
एक ऑथर है डैनियल कैनेमैन, जो नोबेल प्राइज विनर है, इनकी किताब बहुत ही बढ़िया वाली किताब, पढ़ने वाली है। बट बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज कि आप ऐसे कॉमन फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज सपोज आप आज बोले कि वो कंपनीज बड़ी अच्छी होती है जिसमें सक्सेशन, मतलब 5-6 फैक्टर होंगे। सपोज एक फैक्टर है कि सक्सेशन प्लानिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आपने आज की एक सक्सेसफुल कंपनी देखा इनकी सक्सेशन प्लानिंग तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि वट एवर दे वुड हैव डन। लेकिन अगर आप 15 साल पहले देखें तो 100 कंपनियों की सक्सेशन प्लानिंग उस हिसाब से वो कोशिश कर रहे थे, ठीक। अब एक स्टॉक ने तो अच्छा करना था, ये कंपनी ने, तो उसमें वो वाला फैक्टर निकला, डज नॉट मीन दैट फैक्टर वाज अ रीजन, बिकॉज वो फैक्टर 100 साल, मतलब 10 साल पहले 100 कंपनियां कर रही थी। सो इट इज नॉट इनफ टुडे टू से कि ये फैक्टर है, क्योंकि ये आपको देखना है कि जब ये 10 साल पहले अगर हम रिव्यू करते हैं तो कितनी कंपनी से कोशिश कर, जैसे हर कंपनी कहती हो कि सपोज आजकल कि हम ई सॉप्स देते हैं, अब एंड में एक कंपनी अच्छी करेगी तो लोग बोलेंगे यू सी इस कंपनी में एम्प्लॉइज की, अरे वो बहुत कंपनियों में थी। या कोई बोलेगा कि इसमें जो बिजनेस था ना वो इतना मुश्किल था करने को कि इट वाज नॉट इजी फॉर अदर्स टू डू, जैसे आजकल हम जोमाटो के बारे में बोलते, लेकिन 10 साल पहले 100 कंपनियां थी जो ये कर रही थी, जो उसको बड़ा मुश्किल काम लगता था। तो एंड में जो विन कर गया, इट्स नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। अब आप देखिए ये फॉर्च्यून मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज विच आल्सो वही टाइप की बात कर रहे हैं कि आज, मतलब उस समय कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा एडमायर्ड है, विच में सबसे ज्यादा लोगों को लगेगा इन पे बेट करना चाहिए। तो 1990 में ये लिस्ट थी कि भाई ये कंपनी बड़ी अच्छी है, लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ, वो कंपनी आधी चेंज हो जाती है। 2010 में तो फिर 10 कंपनियां अलग हो जाती है, मतलब 5-6 अलग हो जाती हैं, 4-5। अब 2020 लो तो कुछ सेम है, लेकिन अगली बार आपको पता है कि आपको जेपी मॉर्गन और ये वॉल्ट डिज्नी वगैरह नहीं मिलनी। वॉल्ट डिज्नी जो 2020 की मोस्ट एडमायर्ड है, 2020 में नया सीईओ आया, 2 साल में ऑलरेडी फायर्ड, स्टॉक इज डाउन 50%, अभी एक्टिविस्ट पीछे लगे हुए हैं टू चेंज द बोर्ड एंड ऑल दैट। और अभी 1-1.5-2 साल पहले मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज ऑफ यूएस में नंबर 4 था। अब ये सबसे फेवरेट स्टोरी है मेरी जनरल इलेक्ट्रिक की, जो 99 अक्टूबर में वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द यूएस या वर्ल्ड ले। तो इनका पहले आप इनके रिव्यूज पढ़े, मतलब रिव्यूज में कमेंट्स, यू गॉट टू प्रूव योरसेल्फ एवरी डे सेज जीई, it doesn't matter from which school you came to, what country you went, I mean came from, school you came from, whatever, young people get a chance, मतलब हर चीज में हीरो, इससे बढ़िया कंपनी नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो जी नियरली बैंकरप्ट हो चुकी थी बीच में। तो जब इनको, पब्लिक को, प्रोफेसर्स को, कंसल्टेंट्स को नहीं पता लगा कि लॉन्ग टर्म में कौन सी मैनेजमेंट का कैसे, आप किस बेसिस पे करेंगे। आप कहो जी नहीं हम ग्रोथ दिखेंगे, क्योंकि हमें ये सेक्टर में बड़ी ग्रोथ दिखती है। द पॉइंट इज कंपनियों का ग्रोथ भी आप नहीं देख सकते 10-10, 20-20 साल का। अगर आप बड़ी बड़ी आजकल की कंपनियों की 10 साल की ग्रोथ देखें, लास्ट 10 साल की, तो ये ग्रोथ होती है। बड़ी आसानी से लोग बोल देते हैं ये कंपनी जो है 20% ग्रो करेगी 20 साल के लिए, ये 10-50 साल, मतलब 50 तो नहीं बोलते, लेकिन 20-25 साल के लिए 20-25% ग्रो करेगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट 10 सालों में ये ग्रोथ रही है इन कंपनियों को, और ये मैंने कंपनीज वो चूज की हैं जिनकी स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर आपको 10 साल पहले कोई बोलता कि भाई इस कंपनी हैवेल्स की ग्रोथ 8% पर एनम होगी 10 साल के लिए, तो आप क्या बड़े एक्साइटेड हो जाते। या वो देख लीजिए आप। तो इसलिए ये कहना कि जो कंपनी आपने देखी वो जी 20% ग्रो करेगी 20 सालों के लिए, ऐसे आसानी से होता ही नहीं है, और किसी को नहीं पता लगता किसका नंबर है। अगर एक और बात है जो आप कहते हैं कि हिस्ट्री देखो, अब हिस्ट्री देखने में ये है कि अगर कोई स्टॉक पिछले 10-20 साल से अच्छा किया है, इट उसका रीजन है कि वो 10 साल पहले होता है सस्ता हो बड़ा, और लास्ट 10 सालों में उसकी ग्रोथ बेटर देन एक्सपेक्टेड रही हो। वो लास्ट 10 सालों में वो क्योंकि नया था या वो न्यू था, मतलब न्यू तो एक ही हो गया, मतलब वो उस टाइम में उसको वो मौका मिला, अब उसको देख के 10 लोग और आगे वो चीज देखकर, या उस वक्त कंपटीशन कम था, या उन दिनों में उसकी अर्निंग अच्छी रही, डज नॉट मीन कि फिर से वही कंपनी अच्छा करेगी। ये तो इम्पॉसिबल है सोचना, बिकॉज अगर आप सोचे कि ये कंपनी लास्ट 10 साल में अच्छा करी है इसलिए नेक्स्ट 10 साल में अच्छा करेगी, तो दैट मीन 10 साल के बाद आप कहोगे ये कंपनी ने क्योंकि लास्ट 10 साल में अच्छा किया है तो इसलिए अगले 10 साल में अच्छा करेगी, तो जिंदगी भर वही कंपनी रहनी चाहिए।
द पॉइंट इज वो 20 में से 5 ने अच्छा करना है, जो आपको बाद में पता लगेगा कौन से 5 थे। तो अगर एक और बात, अगर आप बोलो आज कि मैं ये कंपनियां ले रहा हूं क्योंकि ये 10 साल इन्होंने बड़ा अच्छा किया है लास्ट के, या 10 या 20, तो 10 साल पहले आप क्या बोलते हैं? 10 साल पहले उन्होंने, या तो हिस्ट्री नहीं थी उन कंपनियों की, तो दैट मीन ये आप तो ले ही नहीं सकते थे स्टॉक, क्योंकि 10 साल पहले उसकी 10 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। तो इसलिए ये कहानी 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 सुनकर की, क्योंकि पिछले 10 साल में अच्छा किया इसलिए अगले 10 साल में अच्छा लॉजिक। अब एक होता है कि नंबर्स देखेंगे जी हम, तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने एक ब्रोकर से, इंडियन ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल से कहा कि मुझे पुरानी रिपोर्ट्स भेजो, कोई जो जितनी भी पुरानी मिल सके ऑन कंज्यूमर सेक्टर, जिसमें इन नंबर्स वंबर्स का ज्यादा वो होता है। तो उन्होंने मुझे भेजी 2 रिपोर्ट्स, एक ही एनालिस्ट ने लिखी है ऑन कंज्यूमर सेक्टर की, 2 रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। तो एक नेस्ले की है 25/3/1999 की, मतलब 25 मार्च 99, और हिंदुस्तान लीवर की है 21 जनवरी 1999, उस 1-2 महीने के पीरियड में लिखी गई। तो उसमें अगर आप देखें, ये सब रिपोर्ट के नंबर है, मैं तो खाली इंटरप्रेट करता हूँ क्योंकि पढ़ पढ़ के जोड़ता हूँ एक से दूसरी चीज। तो अगर आप देखें नेस्ले का रिटर्न ऑन कैपिटल उस वक्त 98 कैलेंडर ईयर होते हैं उनके, 30 उस वक्त होते थे, आप पता नहीं, तो अब तो नहीं है, सॉरी, उस वक्त तो 35.4% ROC था, और 99 में उसने एस्टिमेट किया 40%। और लीवर का 98 में था 65%, वो भी एस्टिमेट था क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि वो जनवरी में एकदम साल खत्म ही होता, बट मोस्टली ठीक ही होगा। एंड 69.6% अगले साल का था। अब आप ROE देख लो, उन नेस्ले का 36 एंड 42, और लीवर का 47 एंड 49, पी भी लीवर का थोड़ा कम। अब आप 99 मार्च में बैठे हो, अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन से शेयर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप भी बताइए मिस्टर रानी। आप तो वही देखिए, लीवर ही लीवर ही देखिए आप, क्योंकि इतना बढ़िया ROC है, पी आप कम है। गलत शेयर लोगे, आपका पता ही लग रहा है, तभी आपको हिलियोस कैपिटल में हमने लिखा है कि आप देखिए कि तब से आज तक लीवर ने अंडर परफॉर्म किया मार्केट को। अभी को छोड़िए, क्योंकि आप लोग कहेंगे बड़े साल बीच में बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई, कुछ और चेंज हो गया। वो इमीडिएट 5 इयर्स, 31/3/99 से 31/3/2004 तक 5 साल मार्केट वेंट अप 1.78x, मतलब 78% बढ़ी, और 24% गिर गया। और नेस्ले भी खाली 26% बढ़ा, जबकि मार्केट 70। तो 36% और 40% रिटर्न ऑन कैपिटल था, और मार्केट को भी नहीं परफॉर्म कर पाए। आपको नहीं जी, अब लंबा पीरियड देखो, तो लंबे पीरियड में लीवर टिल टुडे हैज अंडर परफॉर्म, एंड नेस्ले हैज 3 टाइम, हाँ जी, 4 टाइम्स। तो ये कैसे, तो बेट कैसे करेंगे हम? ROI देखेंगे, कैसे देखोगे? हमें भी तो बताइए। हम बाय द वे, हम ओपन माइंडेड है, यू एंड मी एंड हमारी टीम। हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से आउट परफॉर्म करें। अगर हमें आप कन्विंस कर दो कि वो मॉडल बेटर है, तो हम उस मॉडल में चले जाएंगे। हमारे को किसी ने नहीं विरासत में बोला कि बेटा हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना थोड़ा सा, ये हमने सीखा है कि ये नहीं हो सकता काम। सो ये बात सही है कि क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट डू वेल एंड पीपल डू वेल, लेकिन आप पहले बोलना। एक चीज सभी, पिछली स्लाइड में जरा जाएंगे, पिछली स्लाइड में जाएंगे जरा। हाँ जी। हाँ, आप उस समय अलायंस में हुआ करते थे और आपके पास दोनों स्टॉक नहीं थे, जबकि क्योंकि आप हमारे एनालिस्ट थे, और हमारे पास एक फंड था, बाय इंडिया फंड, जो कंज्यूमर था पूरा, कंज्यूमर स्टॉक लेने का। उसमें भी हमने लीवर नहीं लिया, जो 35% ऑफ आवर इंडेक्स था, राइट, और हमारे पास था 0। करेक्ट। सो द पॉइंट इज दैट लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का ये नहीं मतलब है आपको पता लग गया कौन से स्टॉक से वेल्थ क्रिएट हो रही है, एंड में पता लगता है अच्छा इस स्टॉक से वेल्थ क्रिएट, बहुत बढ़िया स्टॉक था ये बात, ये आपको गेम वो खेलना है कि पहले कैसे पता लगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ जी। सो इसमें इस चीज में वॉरेन बफेट जी ना, जो कि गुरु हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के ओवर द इयर्स, उनके क्योंकि 50-60 इयर्स की परफॉर्मेंस है, लेकिन स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में मैं आपको दिखाऊंगा नंबर्स के साथ, इफ यू वांट। वही एक्चुअली आपने पिछली स्लाइड में भी आपने बोला था कि दो बफेट जी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के मास्टर हैं, लेकिन वो भी नहीं है उनका, और तो आप जरा समझाएंगे वो तो उसमें क्या है कि अब उनका, पहली बात तो ये कि क्योंकि आप भी हमारे उस फंड में इन्वेस्टर हैं, हाँ जी, मैं लार्जेस्ट इन्वेस्टर हूँ अपना ऑफशोर मतलब फॉरेन स्टॉक्स में डालता है, उसमें हमारे पास बर्कशायर ए भी हैं और बर्कशायर बी भी हैं, तो हमारे पास वॉरेन बफेट के दोनों शेयर हैं।
मैं राइट। 2 बार वॉर्न वहां पे भी हो आया हूँ, बर्कशायर हैथवे भी हुआ, आई मीन एजीएम में भी आया हूँ। जी। तो कोई हम ये नहीं हमारी हिम्मत क्या हो गए, नहीं 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 नहीं। प्रॉफिट को कुछ नहीं पता, लेकिन उनका डेटा बड़ा अवेलेबल है। हाँ। वो डेटा का तो मैं वही। एनालाइज करने का मेरा काम है कि भाई ये क्या हुआ है, क्योंकि हम भी तो नया वो ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे आउट परफॉर्म करें। सो आई विल शो यू। सो अगर आप देखिए, ये अब मैंने उनके ये लेटर्स जो कि नेट पे अवेलेबल हैं उनमें से लिया है। तो ये उनका पोर्टफोलियो था 12/31/2000। हम्म। तो उसमें वो क्या करते हैं, हर साल अपने टॉप होल्डिंग्स के बाय नेम देते हैं। अब उन्होंने बीच में कब खरीदा ये नहीं हमें पता, हम तो ईयर एंड पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो December 31 की पोजीशन होती है ना। तो December 31, 2000 को उनके पास अमेरिकन एक्सप्रेस था, कोका कोला था, वेल्स फार्गो था, ये जिलेट और वॉशिंगटन पोस्ट। अब जिलेट एंड वॉशिंगटन पोस्ट अब लिस्टेड नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट घूम फिर के तो अब अमेजोन आई मीन जेफ बेजोस के पास चला गया, और जिलेट प्रॉक्टर गैम्बल ने खरीद लिया। तो ये 3 स्टॉक्स का हम देख सकते हैं, और ये 3 स्टॉक्स का मैं आपको सेपरेटली बोल सकता हूँ कि अमेरिकन एक्सप्रेस उनके पास आज तक है, कोका कोला उनके पास आज तक है, और वेल्स फार्गो उन्होंने लास्ट 2 साल में बेचा है आफ्टर कोविड। ये मैं सेपरेटली आपको दिखा भी दूंगा एक और उसमें, बट एनीवे सो ये स्टॉक्स थे। तो अब आप नेचुरली अज्यूम करोगे कि अगर अपने 12/31/2000 में अमेरिकन एक्सप्रेस और कोका कोला आपकी कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग है, और आपने अभी 22 साल तक रखी हुई है, तो उनकी परफॉर्मेंस मार्केट से बहुत आगे होगी, तभी तो मिस्टर बफेट विल बीट द मार्केट। सो मैं आपको पहले वो दिखा दूं, और ये भी बता दूं कि इसमें पहले भी डिविडेंड पहले इंक्लूड हो गया है, ताकि लोग बाद में आके ना बोले यार इसमें डिविडेंड है कि नहीं, सब में डिविडेंड इंक्लूडेड है, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। तो फ्रॉम दैट डे टू टुडे द मार्केट इज अप 7% पर एनम, एंड बर्कशायर का स्टॉक, अपना स्टॉक हैज बीटन द मार्केट, इट्स अप 8.9%। लेकिन जो तीनों की तीनों होल्डिंग जिसका अभी हमारे पास डेटा है, तीनों है अंडर परफॉर्म द मार्केट। आपने कॉन्सेंट्रेट किया, इसका मतलब आपको इस पे सबसे ज्यादा भरोसा था, आपने कहा इसमें पैसे लगाए जाएं, और उसने मार्केट भी नहीं बीट की। लेकिन आपने मार्केट बीट कर दी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका रेस्ट ऑफ पोर्टफोलियो डिड बेटर, वरना आप 9% कैसे बढ़ गए अगर आपकी टॉप 3 होल्डिंग या 3 आउट ऑफ 5 होल्डिंग तीनों ने अंडर परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं ये तो 22 साल में तो क्या क्या चीजें हो गई, उन्होंने कुछ और ले लिया होगा जिससे। सो फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब ये मुझे पॉइंट मिल गया कि ऐसे स्टडी करता हूँ, तो मैंने हर बड़े सारे पीरियड्स में किया, आपको फिर दिखाता हूँ। अब हमने किया 10 साल का, तो ये पोर्टफोलियो 2012 के दिसंबर में उनकी, मैंने ये आपके सामने है डेटा। इसमें अगेन वो देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस है, वो कोका कोला है, और वो वेल्स फार्गो भी है। मतलब कि मुझे पता है वो तो इसमें बीच में उन्होंने दैट मीन्स 2000 से 2012 में और भी स्टॉक खरीदे, या वो स्टॉक बड़े हो गए तो डिस्क्लोज होने लग गए बाय नेम। तो उसमें ये सब स्टॉक्स है, IBM, मूडीज, म्यूनिक, फिलिप, पॉस्को, PNG, सनोफी, टेस्को, ये व्हाटएवर। तो ये स्टॉक्स जो उन्होंने लिए, अब इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए। अब आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपकी तरफ से, ऑल्दो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि मिस्टर बफेट कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखें तो उनके पास हर वक्त कैश बहुत होता है। आजकल तो 120 बिलियन है, बट 2012 में पता नहीं 20-25 बिलियन होगा। उनके पास कम से कम 100 अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनके पास हर वक्त नए पैसे आ रहे होते हैं। तो आप कॉन्सेंट्रेट तब हो अगर आपके डिफाइंड पैसे हो, आपको रोज लाखों रुपए मिल रहे हैं और आपके अभी 1000 रुपए हैं, आपने कॉन्सेंट्रेट आप कर लिया, तो आपको पता है थोड़े दिनों फिर 2-4 लाख और आ जाएंगे, फिर कम हो जाएगा अगर मेरा मूड हुआ कि नहीं करना। बट एनीवे दीज आर द पोजीशंस। अब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं 10 साल। एक स्टॉक ने मार्केट को, इसमें अगेन उन्होंने मार्केट को बीट कर लिया, लेकिन उनकी जो टॉप पोजीशन है एक ने भी नहीं बीट किया। अब मेरे से क्यों लोग ट्विटर में कहते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं जी, मेरे से गलती हो गई, बट पॉइंट इज हियर, इट इज दैट इट इज नॉट इजी टू नो अहेड ऑफ टाइम कि कौन से शेयर का क्या होगा। तो ये कहना कि मेरे को तो ये शेयर समझ आ गया, अब आपके सामने है कि 10 सालों में नहीं हो पाया। अब काऊ जी ने और चलिए, उन्होंने एप्पल खरीदा है, ये एक स्टोरी है सबकी, उन्होंने एप्पल खरीदा है। और जैसे कोई आदमी बोलता है कि मिस्टर बफेट ने एप्पल खरीदा है, मुझे समझ आ जाती है कि यह आदमी अखबार की 2 लाइनें पढ़ता है या ट्विटर पे 1 लाइन पढ़ता है, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी ये बात नहीं करेगा एक एप्पल को लेके कि उन्होंने एप्पल खरीदा, एप्पल की स्टडी कर लेते हैं। तो ये है जी 2016 में जब पहली बार एप्पल केम इनटू द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे एप्पल आप देखेंगे, ये
6.7 बिलियन का उस वक्त बिलियन मार्केट डॉलर। लिया है। तब उसका उनका लिस्टेड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो 65 बिलियन था, जिसकी 65 बिलियन का कॉस्ट पे था, तो 122 बिलियन की उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट पे। लेकिन यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें कि ही ऑल्सो ओन्ड क्राफ्ट शेयर्स, बट वो क्राफ्ट का कुछ लीगल चक्कर है जिसको वो लिस्टेड में नहीं गिनते, वो कंट्रोल वगैरह है, पर वो लिस्टेड स्टॉक था। यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ लो कि उसकी 3/3 है। मार्केट वैल्यू क्राफ्ट की 28 बिलियन थी। सो दैट मीन्स जस्ट बिकॉज वो टेक्निकली लिस्टेड स्टॉक्स में नहीं आया, या मतलब इन स्टॉक्स में नहीं आया, लेकिन ऊपर आ गया है तो उसी पोर्टफोलियो में है ना। सो 28 बिलियन का क्राफ्ट था जिसकी कॉस्ट थी 15, तो इसमें उन्होंने 15 से 28 बना चुके थे इस टाइम में, जो बीच में करा होगा ना बिटवीन 12 एंड हाँ 16। जी। सो ये जो मार्केट वैल्यू में एक्चुअली इस समय नंबर 1 स्टॉक क्राफ्ट था 28 ऊपर में। हाँ। 28 बिलियन, और 27 बिलियन का वेल्स फार्गो था, और फिर राइट। उस समय 7 बिलियन का एप्पल था एंड ऑफ 16 पे। अब इतने सारे स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट किया है, फिर देख लेते हैं कि 16 से आज तक क्या हुआ। तो 16 से आज तक अमेरिकन एक्सप्रेस ने बीट किया, एप्पल ने बीट किया, 4 स्टॉक्स ने बीट किया, और जो नंबर 1 स्टॉक था क्राफ्ट, वो -8% पर एनम फॉर 6 इयर्स। सो आप ये सोचिए कि जो नंबर 1 स्टॉक उस वक्त एप्पल नहीं था 16 के एंड में, वो -8% पर एनम है। अगर गलती से आपने सारे शेयर ले लिए होती, एक नहीं लिया होता एप्पल। तो ये जो कहना कि मिस्टर, पहली बात तो ये है कि हम होते कौन है अपने आप को मिस्टर बफेट से कंपेयर करने वाले। इट इज लाइक समबडी सेइंग भाई कॉन्सेंट्रेट मत कर, कहता नहीं जी मिस्टर बफेट ने किया है, वो मिस्टर बफेट है। तुम अपने एक नौकरी करते हो किसी कंपनी में और तुम्हारा टाइम नहीं है, वो 10 ईयर से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए अगर आपका बेटा है आपके पास कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो क्रिकेटर बनना है, और वो खेलता हो 2 घंटे टेनिस बॉल के साथ, नहीं मैं क्रिकेटर बनने जा रहा हूं, तो कोई भी पेरेंट कहेगा भाई क्रिकेट मत खेल यार, तू पढ़ाई कर, तू सीए बन, तू डॉक्टर बन, एमबीए बन। नहीं, धोनी नहीं बन गया क्रिकेटर, और धोनी क्रिकेटर ऐसे नहीं बना ना टेनिस बॉल खेल के। आपने 2 लाइनें पढ़ी नहीं जिंदगी में, बफेट ने ऐसे किया, अगर अगर तो मिस्टर बफेट ने किया है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे नहीं किया है, उन्होंने बड़ी सारी चीजें करके पैसे बनाए। कॉन्सेंट्रेट का शुरू में हो सकता है कि उनके 4-5 एकदम आइडिया चल गए, बट वो बाकी 99 के नहीं चले, तो किसी के तो चलने थे ना। जब 100 लोग गेम खेल रहे हैं, जब मिलियन लोग अगर अलग अलग स्टॉक्स ले रहे हैं, किसी के तो स्टॉक्स चलने ही होते हैं ना, कोई स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, तो किसी के पास तो वो स्टॉक्स होते ही हैं। बट यहाँ पे आप सक्सेस रेट की बात हो रही है। अगर आप सच्ची मुच्ची सोचते हो कि आप मिस्टर बफेट हो, तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो और हमें भी सिखाओ, और हम आपकी भी किताबें पढ़ेंगे। लेकिन 90% लोग नहीं हैं। अच्छा, तो एक सेकंड आगे, तो यहाँ पे भी आप देखो, इन्होंने बेयरली बट स्टिल अहेड ऑफ मार्केट, ये क्या आ गया। सो बट उसमें भी आप हिट रेट देखो ना, हिट रेशियो। अब आप आ जाओ 19 में, बस इसके बाद में और बातें करेंगे। सो 19 में उन्होंने एप्पल जो खरीदना था खरीद लिया, मतलब उन्होंने पहले भी खरीद लिया होगा, मैं तो बीच बीच के मैं बता रहा हूँ। सो 35 बिलियन का उनके पास एप्पल था। अब लोग कहते हैं देखो जी कितना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। अब 35 बिलियन को आपको देखना पड़ेगा उनकी ओवरऑल एयूएम कितनी है, कि मार्केट कैप है अराउंड $700 बिलियन। अब एयूएम उसमें कितनी है, क्योंकि प्राइस टू बुक हो सकता है 1 से ज्यादा हो, बट मैंने कहीं पढ़ा था उनके बीच में ही कि वो 1.1 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मिस्टर बफेट जब बायबैक करते हैं शेयर्स 20-30 बिलियन के कर चुके हैं या ज्यादा, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टू बायबैक है, ये नहीं है कि मैं ₹1 की चीज ₹2 में लूंगा। तो मोटा माटी उनका एयूएम ऐसी थिंग्स, बिकॉज किसी को पता नहीं, उनको भी नहीं पता एग्जैक्टली, बिकॉज जो अनलिस्टेड कंपनी है, अब उसका क्या वैल्यू फंड की तरह है, पता नहीं क्या है। बट अगर आप जो भी किसी तरीके से अप्रोक्सीमेट करें, तो 650-700 बिलियन का पोर्टफोलियो है, 125 बिलियन तो कैश ही पड़े हैं। तो उसमें उन्होंने 35 बिलियन का एप्पल लिया है, 5%। अगर आपको ज्यादा शौक है, आप 6% बोल लो कि नहीं जी 600 बिलियन का ही है, छोड़ो जी आपको 500 बिलियन का यूएम है, जो कि है मेरे हिसाब से, तो फिर भी क्या हो गया 7%, 8%। फिर वो बढ़ गया। आपके पास अगर स्टॉक हो, आप इंडिविजुअल हो, आपने 5% डाले, आपका बढ़ गया, तो कोई कह रहा है कि आप बेच दो। आप कह रहे हैं आप 30% डालने की कोशिश मत करो, फंसोगे। लेकिन अगर फंसना चाहते हो वो भी करिए, फ्री कंट्री, हम थोड़ा मना कर रहे हैं, हम तो अपनी बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सारे स्टॉक्स है 19 है, विच इज वेरी रिसेंट। अब वो जो क्राफ्ट था वो बेचारा 10 बिलियन का रह गया, 28 बिलियन वाला, तो 18 बिलियन तो वहां चले गए। ओके,
बट एप्पल में बहुत बन गए, नो डाउट। सो सक्सेस रेट देखो ना, मेन बात है सक्सेस रेट की। इतने सारे स्टॉक्स में 3-4 स्टॉक्स चले हैं, क्राफ्ट तो इतने गिरने के बाद फिर चला है। सो द पॉइंट इज, इट इज नॉट इजी टू नो इन एडवांस, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो टॉप 3 ही चले हैं, कोई नीचे वाला भी तो चला रहा है। ये वाला तो हमने जान के नीचे लिखा है, तो इसको नीचे मत गिनिए। बट जैसे ही इसका नंबर तो 10वां 12वां ही है ना, जो भी कितना था ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 स्टॉक तो यही हो गए, प्लस अनलिस्टेड, प्लस 150 बिलियन का कैश, प्लस वो जो टेड एंड टॉड है वो अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें 16वां नंबर का स्टॉक चल गया। वो तो हम कहते हैं आपको पता ही नहीं लगना, ये सारी स्टोरी। हाँ जी, अब आप बोलिए, नहीं तो फिर नहीं, मैं ये बोल रहा था, लेकिन ये अकेले थोड़ी ना, दे अदर दूसरे भी हैं, जैसे मनीष पाबरा है, वो भी करते हैं ये सब कंसंट्रेटेड वगैरह, तो उनका भी तो स्ट्राइक रेट होता होगा वहां पे। अच्छा। स्ट्राइक रेट तो जितना कम बताया जाए पब्लिकली उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुछ कोई ना तो बड़ा बढ़िया करना ही है, क्योंकि अगर 1000 आदमी या लाख, एक्चुअली वर्ल्ड में तो मिलियन लोग कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हैं बिलियंस में से या 100 मिलियन में से, तो किसी के तो 5 शेयर चलने ही है। क्वेश्चन है कि पहले पता होता है कि नहीं पता कि किसके चलेंगे। और दूसरी बात है, अगर 100 में एक का चल गया तो उस एक को हीरो समझने से हम सीखे क्या? इसलिए एक सेइंग कि किसी सपोज किसी की लॉटरी जीत गया कोई, तो कोई नहीं जाता उससे पूछने कि आपने ये लॉटरी का नंबर कैसे चूज किया। तो वो कहेगा मैंने रात को सो रहा था, तो मैंने अपने बर्थडे के साथ अपनी वाइफ की एनिवर्सरी और अपना भाई का वो लगा दिया, और मेरा नंबर ये 2348 हो गया और मुझे लॉटो मिल गया। कोई नहीं पूछता, इसी को तो वो नंबर जीतना था ना। लेकिन अब अगर आप बात करने में, एक सेकंड इसको ब्रेक करके वो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि तो ये ना सोचे कि हाँ भाई इन लोगों ने एक्चुअली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर ली है। तो ये मिस्टर पाबराय की नहीं है, बट आई वांट टू सी कि शो यू कि वो अपने आप, ये मैं जान के आपको डायरेक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अपने आप ये चेक कर सकें। सो ये मिस्टर पाबराय ने कोई इंटरव्यू दी जिसमें वो वॉरेन बफेट की बात ही कर रहे हैं, इसमें उनका वो नहीं है। ये देखो जी। सो ये लिखा है कि 2006 में मिस्टर बफेट मेट कोलंबिया स्टूडेंट्स, नहीं नहीं अब ये सॉरी, ये वाला। सो इन 2005 ही सुमित, मेट, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है वैसे, यू नहीं आ वांट टू रही शेयर? सॉरी, नहीं, नहीं स्क्रीन आ नहीं रही। आ रही है, ओके ओके, ये क्यों नहीं आई? अच्छा जी, तो शेयर, शेयर करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी, शेयर, ओके। हाँ जी। एक सेकंड, पूरे पेज पे आ जाए तो आसान रहेगा। ये उनका न्यूज़लेटर है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई इंटरव्यू है, पता नहीं कौन सी MOI ग्लोबल अच्छा। है कोई, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये कोई मिस्टर पाबरे की इंटरव्यू है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वॉरेन बफेट के बारे में कोई क्वेश्चन होगा ना, मैं तो आपको उसमें से असली चीज दिखा रहा हूँ। ये नहीं सॉरी, एक सेकंड, हाँ ये रहा। सो यहाँ लिखा है, ये देखिए कि मिस्टर बफेट ने ये स्टोरी बताई कि उनको कोई बुक मिली कोरियन स्टॉक्स पे। ये अभी की बात है, कोई पुरानी बात, मतलब अभी नहीं, 2005 की बात, 2.5। नॉट कि जब वो बड़े शुरू की बात है लाइफ। तो उन्होंने उस बुक में से अपने पर्सनल आउटसाइड बर्कशायर हैथवे 100 मिलियन उन्होंने कोरियन स्टॉक्स में डाल दिया। वो बुक को देखकर, बुक कितने स्टॉक्स में डाले उन्होंने, ये देखिए जी, 20। 20 स्टॉक में। अभी तो हमें सिखाया गया था कि 20 स्टॉक जिंदगी में आपको पंच के मिलेंगे। ये तो एक मार्केट में डाल तो दिया। मिस्टर पाबरा जो लोगों को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, 2 मिनट पहले लोगों को बता रहे हैं कि मिस्टर बफेट ने 20 स्टॉक खरीदे बाय रीडिंग अ बुक। एक नहीं खरीदा, 20 खरीद। 20। अब दूसरी बात, वो कहते हैं कि मिस्टर चार्ली मुंगर ने उनको बोला कि जो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। वो मैं यहाँ की बता रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम होती है, देखिए, द बेस्ट आइडियाज वर सिंपली द पिक्स द मैनेजर्स दैट स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन। जैसे ही आप ज्यादा किसी स्टॉक पर रिसर्च करते हो, उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आज मैं ना HDFC बैंक के ब्रांच में बाहर खड़ा था, मैंने देखा वहां लाइन में लोग फटाफट आ रहे हैं, मैंने कहा मैं तो HDFC बैंक खरीदूंगा, क्योंकि आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया लाइन में खड़े होने के लिए। बट ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाली मुंगर बोल रहा पाबराई को, लेकिन पाबराई जी अपने आप समझने को तैयार नहीं है वैसे। when they spend the most time on these ideas, they were the most excited about them. Anyway, so कहने का मतलब है कि 20 स्टॉक अभी भी मिस्टर बफेट ने आपके सामने 2005 में लिए। बट और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं बंद कैसे करूँ, मैं देख रहा हूँ इसको छोटा कैसे करते हैं जी, कोई बताए मुझे। ये रहा,
एक सेकेंड, ओके। सो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था उनके स्टॉक्स की बात। सो पॉइंट इज, ये सारे फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इसलिए नहीं रही क्योंकि कंसंट्रेशन में क्या होता है कि एक बार आपकी कहानी चलती है और फिर 2 बार आप उड़ जाते हैं। सो ये स्टॉक था इनका नंबर 1, वो 20% ऑफ द पोर्टफोलियो था, वो वेंट टू जीरो। आप टाइप करके देख सकते हैं। इसे 10-10 साल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, एज आई विल शो यू। तो कहने का मतलब है, अब किसी का कभी तो चलेगा, लेकिन आप ये देखिए, ये स्टोरी बड़ी फेमस स्टोरी है। सो दिस गाइज नेम इज बिल शेयर मिलर। स्क्रीन में। बिल मिलर नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? नहीं, शेयर आपको स्क्रीन शेयर करनी सो पड़ेगी। सॉरी, ये तो बड़ा बूफअप हो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, या इसको मैं छोड़ के आगे चलूं, कुछ और करें? जो आपको तो मैं आपको खाली वैसे ही बता देता हूं। सो क्या हुआ कि बिल मिलर साहब बड़े फेमस हैं, आपको टाइप करके अपने आप देखिए। बिल मिलर ने 15 साल S&P 500 को बीट किया हर साल। इज रिटन अ बुक, द मैन हु बीट द S&P। और 2008 में उन्होंने कॉन्स्टेंट ट्रेड कर दिया इन बेयर स्टर्न्स एंड कंट्री वाइड, जो सारे जीरो हो गए। उनका 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं खराब हुआ, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में वर्स्ट में पहुंच गए। क्योंकि अगर आप 1 से 100 एक बनाओ स्टॉक। लेकिन 100 उड़ा दो, तो बीच वाले सारे गए। ये नहीं है कि आपने एक ही साल तो खराब किया है। सो द रिस्क ऑफ ऑल दिस, सो मनीष पाबरा डिड द सेम थिंग विद हॉर्स हेड होल्डिंग्स। वो एक फंड है सिक्वोया। वो सिक्वोया, जब मैन मिस्टर बफेट रिटायर्ड, इन इन बिटवीन, रिटायर्ड मींस ही स्टॉप मैनेजिंग मनी 70s में, तो लोगों ने कहा पैसे कहाँ दूं, तो उन्होंने कहा सिक्वोया में दे दो। सिक्वोया का एक पब्लिक मार्केट फंड है, इट इज इन द यूएस। तो सिक्वोया ने फिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की बड़े साल। उसके बाद उन्होंने ले लिया वैलियंट। टाइप करिए सिक्वोया एंड वैलियंट। वो वैलियंट उड़ गया 90% या कोई पता नहीं 80, आई थिंक बैंकरप्ट हो गया सॉर्ट ऑफ। और फिर सिक्वोया के ऐसे जो 20 बिलियन थे, 4-5 बिलियन रह गए। जिस आदमी ने 20 साल से फंड मैनेजर को फायर कर दिया, फिर लड़ाइयां हुई, फिर लीगल केसेस हुए। तो आदमी, प्रॉब्लम क्या है खराब होने में, अगर आपने एंड में खराब किया तो जिंदगी भर के रिटर्न जाएंगे। बिकॉज 1 से आपने 2 बनाए, 2 से 100 बनाए, 100 से 0 करो, 1 से 0 करो, ऑल द सेम। आपने एंड में 0 किया तो सारे गए। बट एनीवे, ऑल दीज एग्जांपल्स आर देयर, सो लेट्स गो बैक टू आवर ओन थिंग। ओके, हाँ जी। इसमें आपको क्या लगता है, कहाँ कहाँ गलत जाते हैं कंसंट्रेटेड इन्वेस्टर्स? क्या गलत, गलत होता है उनके उनसे? वो गलत तो बहुत चीजें होती है, बट मेन बात है कि यू डोंट नो इन एडवांस कि क्या होगा क्या। यही तो सारी, सॉरी, यही तो सारी स्टोरी है कि करोगे कैसे। सो द मेन बात है कि द कंपनीज दैट डू वेल, वो कंपनी को भी नहीं पता। मैं आपको इजीली प्रूव कर सकता हूं। अभी आप स्टडी करो कि क्या 90s में जब HDFC बैंक शुरू हुआ, क्या श्री आदित्य पुरी ने अपने शेयर बेचे कि नहीं बेचे? 100% आई कैन चैलेंज कि उन्होंने उस वक्त अपने ईसॉप्स थोड़े बहुत सारे बेचे होंगे। इन थियोरी दैट मीन उनको नहीं पता था कि मेरा स्टॉक तो 2000, पता नहीं 1000 टाइम्स बढ़ने वाला है। अगर आप देखें कि जब इन्फोसिस इज आप पता नहीं कितने 1000 टाइम्स फ्रॉम इट्स IPO, लेकिन जब वो ADR के लिए US गए, सारे प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचे। और ये नहीं बेचे कि थोड़े से बेचे कि मैं मकान ले लूं 2 करोड़ रुपए का, 5, 10, 20 करोड़ का, नहीं, हजारों करोड़ों में बेचे। ये हमेशा ही होता रहा है, क्योंकि nobody knows, including the company, including the management। तो वी हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला जिससे हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, ऑड्स इंप्रूव करने हैं। तो एक और बात होती है कि अगर कंपनी अभी अच्छा कर रही हो, हर आदमी कहता है बड़ी अच्छी कंपनी है, उसका सब कुछ अच्छा है। अगर अभी आप स्टॉक प्राइस किसी कंपनी की, जो कि रिगिंग ना लगे बट जनरली लगे कि 4-5 साल से कंपनी अच्छी लग रही है, आप उसकी हर चीज को बोलोगे अच्छा है। आप बोलोगे उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसकी कॉन्फिडेंस, मतलब एम्प्लॉय मोराल अच्छा है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, विच इज कॉल्ड द हेलो इफेक्ट। उसका मैं आपको क्विक दिखाता हूँ एग्जांपल, फटाफट करेंगे। अब टाइम कितना हो गया है? टाइम तो है ना 4 सर? बजे। हाँ, तो ज्यादा टाइम, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। सो हेलो इफेक्ट क्विकली आपको बताता हूँ कि 2000 में जब ये सिस्को टॉप पे कंपनी थी, तो उस वक्त 80 रुपीज की प्राइस, $80 की प्राइस थी। तो फॉर्च्यून मैगजीन में कहते हैं जी बेसिकली कि सिस्को से बेटर कंपनी नहीं है। जॉन चेम्बर्स इज द मोस्ट कस्टमर फोकस ह्यूमन, जो CEO, एंड एवरीवन फ्लू कोच, मतलब इकोनॉमी, तो कॉस्ट की सेविंग हो रही है, एंड वन ऑफ द ट्रूली आउटस्टैंडिंग कंपनी। एक साल में वो कंपनी का शेयर हो गया 15 रुपए, क्योंकि टेक्नोलॉजी करेक्शन हो गई, उसमें सिस्को की कोई खास अपनी गलती नहीं थी। लेकिन वही मैगजीन
सिस्को सेल्स टेक्निक्स हैव बीन irksome कि बड़ा इरिटेट किया है उन्होंने कस्टमर को, एवरीथिंग हैज फेल्ड सिस्को, तो स्टॉक प्राइस गिर गया तो सब गलत है। सो आप कैसे करेंगे, ये बात है। ये आगे पुरानी आप चीजें देखें कि आप कैसे 25 साल पहले कहते हैं कि मैं नेस्ले लूंगा, कि कोलगेट लूंगा, कि लीवर लूंगा, उस वक्त सारे सेम लगते थे। अब एंड में देखो तो नेस्ले 117 टाइम अप है और लीवर 32 टाइम अप है। अगर आप उस वक्त रिलायंस के बदले कहते हैं जी अब उस वक्त की कंपनियां जो बड़ी हैं, गुजरात अंबुजा और एसीसी लूंगा, 1/3 भी नहीं अब उससे। गलती से टाटा मोटर उस वक्त ले लिया होता कि पता नहीं क्या हो रहा है, 9 टाइम अप है, जबकि पूरी मार्केट 30 टाइम के करीब अप है, तो पता ही नहीं लग सकता। फिर लोग बोलते हैं कि अगर हमने थोड़े शेयर लिए तो उससे हमारा क्या होगा, अगर पता है कि पता नहीं है कि अगर स्टॉक ने 100 टाइम बढ़ना है और आपने 2% ले लिया तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो पहली तो बात है आपको पता नहीं कि उसने 100 टाइम बढ़ना है, ये तो सारी स्टोरी है। लेकिन आपके पास अगर 2% हो तो वो अगर 100 टाइम बढ़ेगा तो 50 टाइम बढ़ने के लिए पहले वो डबल होगा, उसके बाद 50 टाइम बढ़ेगा, तो आपका 2 का 4 हो जाएगा। अगर आपको छोड़ के आपको 25 बैगर चाहिए तो 4 का 8 हो जाएगा। लेकिन आप पहले सोचा कैसे आपने कि आपको पता है कि वो 100 टाइम्स बढ़ेगा, इसलिए ये स्टोरी नहीं चल सकती। फिर लोग बोलते हैं कि मैं 10 से ज्यादा कंपनियां कैसे फॉलो करूं। ये कौन लोग हैं? इन्वेस्टर की बात हो रही है, फंड मैनेजर की कि इंडिविजुअल की? फंड मैनेजर है, आप एनालिस्ट और रखो ना। और क्या, आपको आप दो 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 फंड मैनेजर इकट्ठे कर लो, को फंड मैनेजर बना लो। तो इसलिए फंड मैनेजमेंट कंपनी तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि आपको किसने बोला है कि एक फंड मैनेजर होना चाहिए आपकी कंपनी में या एक एनालिस्ट होना चाहिए। अब आप इंडिविजुअल पे आ जाओ, इंडिविजुअल करेगा क्या रोज फॉलो? आपने क्वार्टरली रिजल्ट देख लेने हैं। आपने अगर आज नेस्ले खरीद लिया या लीवर खरीद लिया, आप कल सुबह उठ के क्या करोगे? अपने जान के अपने किराने की दुकान में जाके पूछोगे किसकी चॉकलेट बिक रही है। आपने रिजल्ट्स देखने हैं और आपने बिग पिक्चर खेलना है। आप ऐसे शो करो 10 कंपनी, आपको एक एक लाइन चाहिए रोज सुबह उठ के उस कंपनी की। मेरे हिसाब से हर इंडिविजुअल 30-40 कंपनी आराम से फॉलो कर सकता है, क्योंकि उसको भी तो रोज रोज काम चाहिए, नहीं तो एक ही कंपनी में घुसता जाएगा। और जैसे चार्ली मुंगर ने कहा कि ज्यादा टाइम लगाया तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एंड ये मैं बात कर रहा था मिस्टर बफेट की या किसी की, अगर उनके जो अब रिटर्न्स आए हैं वो पहले आते और जो पहले रिटर्न्स आए थे वो बाद में आते, तो रिटर्न तो सेम रहे लाइफ में, क्योंकि वो तो ऑर्डर की बात है कि आपने पहले 20 बनाए फिर 30 बनाए, कि पहले 30 बनाए फिर 20 बनाए। बट लाइफ चेंज हो जाती, कोई उनको उनके इतने पैसे ही नहीं देता, क्योंकि पहले 10-20 साल आपकी एवरेज परफॉर्मेंस होती। सो ये कॉन्सेंट्रेटेड में टू मच ऑफ लक। सो लेट्स गो अहेड। हाँ जी। तो समीर, कैसे कैसे डेवलप करना चाहिए डाइवर्सिफाइड, यू वांट टू पोर्टफोलियो ऐसा रोबस्ट बिल्कुल? हाँ तो फटाफट, हाँ कि वो मतलब मेरे हिसाब से गलती क्या है, जो हमें भी तो कोई आंसर चाहिए ना, खाली दूसरे को गलत प्रूव करना है इस। तो पहली बात यह है कि आप ये ब्लैक एंड व्हाइट में है कि आप समझिए कि बहुत सारी कंपनियां अच्छा करती हैं। ये पहले मैं यूएस का दिखाता हूँ फिर इंडिया का। तो ये जो लास्ट कॉलम है ये S&P इंडेक्स, एक्चुअल इंडेक्स है, इसमें हमारी कोई थियोरी नहीं, हम तो इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो बता रहा है कि इंडेक्स में से कितनी कंपनीज डिड बेटर देन द इंडेक्स। अब आप 2022 में देखिए, व्हेन द S&P फेल 18%, उसमें भी 283 कंपनियों ने 18% से ज्यादा मतलब बेटर परफॉर्मेंस की, क्योंकि लास्ट ईयर में बड़ी कंपनियों ने गंदी परफॉर्मेंस हुई, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इंडेक्स ज्यादा गिरी, 18% ज्यादा गिरी। तो इसलिए एक्चुअल मार्केट एवरेज इतनी नहीं गिरी। कई बार क्या होता है कि बड़ी कंपनियां बेटर कर लेती है, जैसे 2020 में तो बड़ी कंपनियों ने बेटर किया तो एवरेज कंपनी पीछे रह गई, तो ओनली 168 कंपनीज डिड बेटर। बट मोटा माटी अगर आप साल भर साल देखें तो आधी कंपनियां मार्केट को बीट कर, आधी मींस 237 इज नियरली आधा। अब आप 150वीं कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर को देख लें, उसकी परफॉर्मेंस उस साल के 150वें स्टॉक से बेटर कभी नहीं हुई मोटा माटी। आप देख लो, क्योंकि कोई भी कॉन्सेंट्रेट कौन सा 25% से बीट करता है इंडेक्स को, 5-10% से तो करता है। तो अगर करता है तो 150th स्टॉक हैज बीटन एवरीबडी इन द वर्ल्ड, हमारे को सबको। तो दैट मीन्स 150 स्टॉक है जिसमें से आपके पास कोई सा भी स्टॉक हो, दैट वुड बी, या सारे बड़े सारे हो। सो कहने का मतलब है कि 150 स्टॉक तो इतने अच्छे हैं, नॉट 10। तो कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत क्या है? अगर मार्केट में हमें ये नहीं पता कौन से 150 है, बट 150 स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहे हैं,
तो यूनिवर्स आपका 5 स्टॉक का नहीं है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करके मेरे को वाला स्टॉक नहीं मिला, हाई मेरे रिटर्न नहीं बनेंगे, मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो जाऊंगा। ये 150वें स्टॉक की परफॉर्मेंस है, एंड दैट आल्सो फ्रॉम द इंडेक्स। बाकी जो स्टॉक्स हैं, अब आप इंडिया का देख लो, सेम। इंडिया में तो और भी वाइल्ड है। इंडिया में 150वां स्टॉक फ्रॉम द इंडेक्स, सब इंडेक्स से कंस्टिट्यूएंट है, NSE 500। अब 30% से उसने बीट किया इंडेक्स को। ये 38% मार्केट अप थी। ये एवरेज नहीं है 150 स्टॉक की, समझ गया, हाँ। 150वां स्टॉक है, 150वां स्टॉक है। 150th स्टॉक। अगर आपके पास खाली 150th स्टॉक होता, आप 100 टाइम्स होते, जबकि मार्केट 11 टाइम है, मतलब 1000% रिटर्न 11 टाइम। ग्रोथ, यहाँ पे 100x, मतलब हर वक्त 150 स्टॉक है जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त 150 स्टॉक है जो बड़ा गंदा कर रहे हैं, गंदा भी कर रहा मिडल में है। है। इधर चलते जाओ तो गंदे स्टॉक है, उधर चलते जाओ तो बेटर स्टॉक है। तो 150 बड़ा अच्छा कर रहे हैं, 150 बड़ा गंदा कर रहे हैं, 500 में से 220 में घूम रहे हैं, नियर द इंडेक्स। तो आपकी कहानी क्या है? आपको बेस्ट स्टॉक वर्स्ट स्टॉक का पता नहीं कौन सा स्टॉक चलेगा। लास्ट ईयर आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वरुण बेवरेजी 100% बढ़ जाएगा, मार्केट 3% अप है, या लेमन ट्री 70% बढ़ जाएगा, या इंडियन होटल बढ़ जाएगा 70, उधर से जी पीरामल गिर जाएगा 40। तो शायद नहीं पता था, लेकिन कहीं और का शायद पता हो सकता था। सो द पॉइंट इज, आपको खाली इसमें डिफरेंशिएट करना है कि मेरे पोर्टफोलियो में वो उधर वाले थोड़े कम हो जाएं और इधर वाले थोड़े ज्यादा हो जाएं। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि 150वां स्टॉक भी आपके हाथ में आ गया, यू आर सेट इन लाइफ। तो कितना लंबा पकड़ना चाहिए समीर? हाँ सो सर, ये आप 1 to 3 ईयर का पोर्टफोलियो देखो और गंदी चीजें आउट करते जाओ। ये मत सोचो कि बच्चे में कौन सा है, कि ये बेटर है कि वो बेटर है, कि ITC बेटर है कि ये, कुछ नहीं पता लगना किसी को। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट टू वरी, 150 स्टॉक ने बड़ा अच्छा करना है, और आपको पहले नहीं पता लगना। लेकिन ये स्टोरी नहीं है कि 5 स्टॉक ने बेटर करना है, इसलिए मेरे पास 3 स्टॉक होने चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास वो 3 स्टॉक नहीं आए तो मेरे तो वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। इसलिए लोग जो है, पीटर लिंच की लोग बातें करते हैं, बहुत बिना समझे करते हैं मोस्टली। लेकिन आप पीटर लिंच का टाइप करो, एक टाइप में 1400 स्टॉक्स थे उनके पास, एवरेज में 100 200 150 स्टॉक रखते थे। आराम से स्टॉक से आप मार्केट बीट कर सकते हो, क्योंकि 150 ने बीट करनी है मार्केट। हाँ। आपके 100 में से हो सकता है 50-60 उधर आ जाए। हम्म। एक्चुअली देखिए, अगर आपके पास 100 स्टॉक है, इन थियोरी हमारे फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला भी आपके सामने है, 30 स्टॉक ने बड़ा अच्छा करना है और 30 स्टॉक ने बड़ा गंदा करना है। अगर आप कोई एनालिसिस ना करें, आपने मेहनत करी, आपने हर पॉइंट को एनालाइज किया कि भाई मैनेजमेंट कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, बट आपको ये पता है कि हम बियॉन्ड अ पॉइंट हमें भी नहीं पता लगेगा, लेकिन आपने चेक कर ली। तो अगर आपके वो जो 30 अच्छे करने होते हैं ऑन देयर ओन, आपके अगर वो 100 में से वो 40-45 हो गए, या जो -30 होते हैं, जो बड़े गंदे 30 निकलते हैं, आपने क्योंकि बड़ी रिसर्च की, मैं गंदी हिस्ट्री नहीं लूंगा, गंदी मैनेजमेंट नहीं लूंगा, गंदी वैल्यू, तो वो 30 के आपके 15 रह गए सिर्फ, बाकी बीच वाले हो गए। आउट परफॉर्मेंस हो बिग नंबर। सो हम कहते हैं तो 1 ईयर देखो, और अगर वो चलता है तो आगे चलाते रहिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए 1-2 साल बाद। तो कितने स्टॉक होने चाहिए समीर? आपने बोला जैसे डाइवर्सिफाइड, सबका अपना अपना व्यू होता है, किसी के पास 60 होते हैं, कंसल्टेंट में 10 होते हैं, किसी के पास 20 होते हैं, तो आपके हिसाब से कितने स्टॉक तो होने हम चाहिए? मैं कहते वो हैं कि बी द कसिनो नॉट द गैम्बलर। इसका मतलब है कि आपको फिर भी 100% प्रूफ कुछ नहीं मिलना। तो कसिनो कैसे जीतता है गैम्बलर से? उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उसने वो गेम ऐसे रिग किए हुए हैं, वो बाद में कभी समझाएंगे आपको। बट उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता है 4-5% का, कि अगर आप 100 बार खेलोगे तो उसको 5% का एडवांटेज है। जैसे अगर आप रूले खेल रहे हो तो आपको 36 टाइम पैसे मिल सकते हैं ना, अगर आपने 2 नंबर पे लगाया और 2 नंबर आ गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/38, क्योंकि एक जीरो भी होता है, एक डबल जीरो, तो 38 नंबर होते हैं, और देता है वो 36 टाइम। 36 बेट लेकिन करने अगर में। आप एक बार खेलो आप जीत सकते हो, लेकिन आप मिलियन टाइम खेलो आप हार जाओगे, क्योंकि स्टैट्स आर कि 2/38 टाइम्स वो कसिनो को एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कसिनो को छोटे एडवांटेज मिलते हैं। आप भी जब रिसर्च करते हो, आप ये हीरो मत बनने की कोशिश करो कि आपको सब समझ आ गई है। आपको छोटा एडवांटेज मिलना है कि भाई मैंने सब चीजें चेक कर ली है हर तरीके से जो कर सकता हूँ।
लेकिन उसके बाद मैं पूरा भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि वो मैनेजमेंट बीच में फायर ना हो जाए, वो सीईओ का किसी का अफेयर ना हो जाए, कहीं उनके यहाँ कोई छोटा बंदा ब्राइब ना ले ले जिससे आरबीआई पे फाइन लगा दे, वो सारी आपकी बाकी कहानियां फेल हो जाएंगी। अगर दो कोई गलती हो गई कहीं पर, कहीं पे किसी ने थेफ्ट कर दिया उसका पेटेंट, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे पता लगा सीईओ ही फ्रॉड था जैसे सत्य में हुआ था, पता ही लग सकता है आपको। आपको पर थोड़ा एडवांटेज है और आप गेम ज्यादा स्टॉक्स का खेलो। तो हम कहते हैं आप 30-35 स्टॉक इसलिए लो कि आप 10-12 बड़े स्टॉक्स लो जो मोर रेगुलर नेम्स है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन जो है सबके पास है और आपके पास भी है, लेकिन आपका व्यू थोड़ा लगे कि नहीं ये इतना महंगा नहीं है यार, ये तो लंबी स्टोरी है। जो जैसे हम कहते हैं एचडीएफसी बैंक लंबी स्टोरी है, वो 2 साल से नहीं चल रहा लेकिन 25 साल से चल रहा है। अब कई लोगों को नहीं पसंद, हम कहते हैं नहीं वो भी ठीक है, अपने आप देखे जाएगा व्हाटएवर। तो उसमें लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे से बहुत ज्यादा नहीं है, हमारा व्यू अलग है। तो हमने 10-12 स्टॉक, और दूसरा जो नई चीजें हैं, कोई स्टॉक बहुत गिर गया है, कोई कोविड के बाद होटल बंद पड़ा है, कोई स्टॉक है बैंक है इंडस्ट्रियल जो 70% गिर गया, हम कहते हैं नहीं यार इतना तो नहीं गिरना चाहिए था उसको। लेकिन ये सब हम चीजें 20-25 स्टॉक लेते हैं 2% के साथ। अब हमारे हिसाब से ऊपर वाले छोड़िए तो नीचे वाले सपोज 20 स्टॉक हैं, तो एक्चुअली 6 स्टॉक ने अच्छा करना है और 6 ने गंदा करना है अगर मैं कुछ रिसर्च ना करूं। बिकॉज स्टैट्स वाइज 30% ऑफ द यूनिवर्स डज वेल, 30% डज बैडली, और बाकी बीच में। अब हमने क्योंकि 10 एनालिस्ट रखे हुए हैं या 8-10 एनालिस्ट रखे हुए हैं, मैं और तुम और अदर और अभय सब लगे हुए हैं, तो हम अगर वो 6 को 9 कर दें अच्छे वाले, या गंदे वाले 6 को 3 कर दें, 0 फिर भी नहीं होंगे। कोई आपके आसपास नहीं आ सकता, और अभी तक कोई हमारे आसपास इसलिए आया नहीं है। बट द पॉइंट इज इट इज ऑल विद अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमिलिटी कि भैया इससे ज्यादा आपको नहीं पता लगेगा ये स्टोरी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको, हम दर्शकों को हम ले जा सकते हैं, उसके बाद वो करे ना करे हम तो वही करेंगे, लेकिन हमारा कोई इसमें हमारे को कोई एडवांटेज नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड करो कि डाइवर्सिफाइड करो। हम ये तो नहीं कह रहे हमारे वाले शेयर खरीदो या ना खरीदो, जिसमें कोई कह भी सकता है। ये तो इतने इयर्स की एक्सपीरियंस है कि ओवर कॉन्फिडेंट कि वॉरेन बफेट ने किया है तो मैं करूंगा नहीं, सॉरी, एक ही वॉरेन बफेट है और एक ही टॉम क्रूज है और एक ही कोई बड़े हुए हैं, या 2 होंगे या 10 होंगे, बट हर आदमी जो आधा घंटा मार्केट में लगाता है और 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखता है, वो ये नहीं कह सकता मैं वैसे करूंगा। आपको नॉर्मल रीजनेबल एबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस और अपनी उसके साथ ही काम हो सकता। धन्यवाद समीर, बहुत ही दिलचस्प था आपका ये टॉक। और बस आप जो भी देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ सवाल हो तो आप पोस्ट कर दीजिएगा हमारी वेबसाइट पे, या तो समीर जी को ट्वीट कर दीजिएगा। ट्वीट कर दीजिएगा, हम फिर लड़ाई करके उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।